नमस्कार। वैदिक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। अपनी जो क्लासें चल रही हैं वो चल रही है राजस्थान रीट और सीटी एग्ज़ाम्स वगैरह लेवल की जो एग्ज़ाम है उनके लिए अपनी, और विशेषतः राजस्थान की जितनी भी अपन की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब हिस्ट्री में हमसे इससे पहले जितनी भी हमारी क्लास हुई है तो हिस्ट्री में हमने उनमें पढ़ा है कि एक तो राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध हैं, जो उन युद्धों के क्या क्या मान रहे हैं, तो उन युद्धों के बारे में अपन ने संक्षिप्त में चर्चा की है। ठीक है, और सभी युद्धों की हमारी क्लास पूरी हो चुकी है। अब हम संक्षिप्त रूप में राजस्थान का एक एक वंशावली अपन पढ़ लेते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। आप भी साथ में उनके क्या है नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको बाद में भी उनकी ज़रूरत ना पड़े, और अगर पड़े ज़रूरत तो आप उन नोट्सों में अच्छे से एक बार तैयारी कर सकें। यहाँ पर देखिए, अपन जो प्रथम वंश पढ़ने वाले हैं वो है गुर्जर प्रतिहार राजस्थान। राजस्थान में जितने भी राजवंश रहे हैं, चाहे वो चौहान राजवंश हो, परमार हो, चालुक्य हो, चौहान हो, ठीक है, उन सब में दो तीन ऐसे तथ्य हैं। एक तो ये कि उनको विदेशी माना जाता है, और एक वो कि उनको भारतीय ही माना जाता है। दूसरा ये कि चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या माना गया है कि वो एक आबू पर्वत पर यज्ञ होता है, और यज्ञ के अकॉर्डिंग उनको क्या है उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न इसलिए किया जाता है कि बताया जाता है कि उस टाइम जो क्या है बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है या विदेशियों का आक्रमण होता है, तो उनसे लड़ने के लिए यहाँ पर कुछ योद्धाओं को अग्निकुंड से क्या है प्रज्वलित किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। और उनमें जो प्रमुख थे वो थे भैया चौहान, चालुक्य, परमार और गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, इनमें भी आगे पीछे का जो सिस्टम है वो तथ्यात्मक नहीं है, इसलिए हम बात भी नहीं करेंगे कि सबसे पहले कौन उत्पन्न होता है उसके बाद में कौन होता है। लेकिन ये जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा कैसी लगती है, असत्यता पर आधारित है, यानी कि ये अतिशयोक्ति है राजस्थान की वंशावलियों के अकॉर्डिंग। ऐसा शायद ही हुआ हो, लेकिन जो वास्तव में चीज़ जो सामने निकल के आती है वो ये है कि राजस्थान में जितनी भी जातियों के राजवंश हुए हैं वे सभी क्या थी, भारतीय थी। हमने पहले भी बात की कि मीरकुल हून जो कि राजस्थान में क्या करता है, आक्रमण करता है और प्रथम में आकर के यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाता है। तो उससे हमें ये लगता है कि राजस्थान में जो विदेशी आए थे, क्या या तो वो पहले से ही हिंदू यानी कि वैदिक धर्म के अनुयायी रहे होंगे, या फिर ऐसा नहीं है तो वो पहले से क्या रहे होंगे, हिंदू धर्म के अनुयायी रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम मान लेते हैं कि भारतीय जितने भी जातियां थी या लड़ाकू जो जातियां थी या तो बाहर से आई, या फिर वो जो क्षेत्र जिस क्षेत्र से वो राजस्थान में एंटर करते हैं वो भी क्या है भारत का भाग रहा होगा। यानी कि जो हूण यहाँ पर आते हैं वो लगभग पश्चिमी भारत से ही एंटर करते हैं। ठीक है, तो अपन एक बार फिर से चर्चा करते हैं संक्षिप्त रूप से में, और सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर जो प्रतिहार आए, इनकी उत्पत्ति अगर मैं चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो से मानूं तो ये होती है कि इनका जन्म कहाँ से होता है, आबू पर्वत पर यज्ञ होता है, मुनि वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ किया जाता है और 4 योद्धा उत्पन्न उसमें से होते हैं, जिनमें से एक है गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, लेकिन इसको ना मान करके हम ये मानते हैं, वास्तविकता मानते हैं कि क्या है कि वास्तव में ये उत्पन्न हुए थे या नहीं हुए थे। देखो भाई, ज़्यादा बड़ी लंबे समय की तो कोई बात नहीं है कि भाई लाखों 2 लाख वर्ष पहले, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल की जब बात करते हैं अपन, जैसे रामायण महाभारत है, तो इनका हमें लिखित में यानी कि हमें मिलता है, लेकिन ये प्रमाणिक साक्ष्य हमें इतने ज़्यादा मिलते नहीं है। यानी कि रामायण की बात करें तो रामायण का कोई भी ऐसा साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है कि राम यहाँ पर रहे होंगे, क्योंकि उन स्थानों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और ये भाई ये जो काल की बात कर रहे हैं ये काल ऐसा था कि इसमें हमें शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के वगैरह आदि सारे प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल पृथ्वीराज रासो का ही ग्रंथ ऐसा है जो इन्हें उत्पन्न करता है, किससे, हवन कुंड से। ठीक है, उसके अलावा कहीं भी इसका जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कैसा तथ्य है, निरर्थक तथ्य है, ये सत्य नहीं हो सकता। सत्य क्या चीज़ है, सत्य ये है भाई साहब कि ये सभी जो थे वो योद्धा प्रजातियों से क्या थे,
संबंध रखते थे और एक एक करके ये अपना राज्य स्थापित करते हैं। समय के अकॉर्डिंग राज्य भी बदलता जाता है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने पहले भी चर्चा की है कि जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है या बिन कासिम का आक्रमण यहाँ राजस्थान में होता है, या फिर हम साइरस का आक्रमण मान लें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर चंगेज खान आदि वगैरह वगैरह, बहुत सारे, तैमूर लंग है, अहमद शाह अब्दाली है, बहुत सारे विदेशियों का आक्रमण होता है। तो उनसे सत्ताओं का परिवर्तन हुआ राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में नहीं, संपूर्ण भारत में सत्ता परिवर्तन होता है। मान ले एक छोटे शासक पर किसी विदेशी ने आक्रमण किया तो आसानी से उस पर जीत प्राप्त कर लेता है, और अगर उसकी पूरी वंशावली को ही खत्म कर दिया गया हो किसी भी विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, तो हम ये मान लेते हैं और ऐसा निश्चित भी है कि उसका जो संपूर्ण वंश है वो क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। तो नेक्स्ट समय में अगर वहां पर कोई दूसरा वंश राज्य स्थापित करता है तो एक नए राज्य का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। और यही प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है। हम देखते भी आ रहे हैं कि जितने भी राजवंश हुए हैं उनके सत्ता परिवर्तन का कारण क्या रहा, या तो आपसी युद्ध उनका रहा हो, या फिर किसी विदेशी का आक्रमण उनका रहा हो, ठीक है, या फिर निर्बल शासक उनके रहा हो, ठीक है। ये 2-3 ऐसे फैक्टर रहे हैं जिनके द्वारा उनकी राज्यों का क्या हुआ, पतन हुआ और उदय होता है, ठीक है। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार है। सबसे पहली बात आती है प्रतिहार का मतलब क्या है, हम सब पढ़ते आ रहे हैं। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, ठीक है भाई। इसका संबंध जो जोड़ा जाता है, बहुत सारी दंत कथाएं हैं जो भी है, तो प्रतिहार का मतलब ये तो कन्फर्म है कि क्या होता है, द्वारपाल होता है। ये अपना वंश किससे जोड़ते हैं, लक्ष्मण के वंशजों से अपना वंश जोड़ते हैं। गुर्जर का मतलब सीधा सा है गुर्जर जाति से संबंधित, गुर्जर जाति से संबंधित होने के कारण, संबंधित होने के कारण क्या है, गुर्जर शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। अब ध्यान आती है कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अपन को प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, तो गुर्जर जाति का पहला जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो है भाई ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख और किसका है, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का है, ठीक है। इसमें प्रथम बार गुर्जर जाति का, प्रथम बार गुर्जरों का एक जाति के रूप में वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्लियर भाई, इतनी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है, किससे, पुलकेशिन द्वितीय से प्राप्त होती है। क्लियर भाई, इतनी जानकारी। इसका मतलब ये हुआ कि गुर्जर जाति थी और इसी से आगे चल करके एक राजवंश का उदय होगा जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहारा। क्लियर भाई, तो एक एक करके हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, तो मैं कुछ ऐसी चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर गुर्जर जाति से संबंधित अपन को व्याख्यान मिलते हैं, कि कैसे हमें पता चलता है कि ये गुर्जर जाति से थे या नहीं थे, इनका राजवंश था या नहीं था। तो कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हमें जो हमें ये बताते हैं कि ये गुर्जर जाति से थे। पहला है भाई ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, ठीक है। गुर्जर शब्द को जाति घोषित करता है, यानी कि ये ऐसा अभिलेख है जो हमें बताता है कि गुर्जर कौन है भाई, एक जाति का नाम है, ठीक है, जो भारतीय ही जाति है। पहला। दूसरा देखो, और क्या हमें ऐसे तथ्य और क्या है जो हमें ये बताते हैं कि ये गुर्जर जाति से। इसके अलावा देखो कुछ गुर्जर जाति से संबंधित अभिलेख, ऐसे कौन कौन से अभिलेख है जो गुर्जर जाति से संबंधित है। तो देखो साहब,
नीलकंठ, राधनपुर, देवली, ठीक है, आदि जो है ये क्या है भैया, ये अभिलेख है। नीलकुंड, राधनपुर, देवली, और ये नीलकुंड है, देवली, और एक और आता है करहड़, करहड़ अभिलेख, ठीक है, या इसको करढ़ाय भी बोल सकते हैं या करहड़ बोल सकते हैं, ठीक है भाई, करढ़ाय, ठीक है, अभिलेख। ये 4 ऐसे अभिलेख है जो गुर्जर जाति का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं, और ये ऐसे अभिलेख हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार जो थे वो किस जाति से संबंधित थे, गुर्जर जाति से संबंधित थे। ऐसे 4 क्या हैं, अभिलेख हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे घटियाला का अभिलेख है, ठीक है, जोधपुर का अभिलेख है, ये भी हमें क्या बताते हैं, गुर्जर जाति का, किनको, प्रतिहारों को। क्लियर भाई। आगे देखो, एक और है जुर्ज नाम से। जुर्ज जो शब्द है वो भी गुर्जर शब्द के रूप में, यानी कि गुर्जरों को, इसका अर्थ हुआ कि गुर्जर, ठीक है, कि कौन प्रयोग करता है, सबसे पहले अरब जो यात्री आते हैं, यानी कि अरब यात्रियों के द्वारा गुर्जरों को क्या कहा जाता है, जुर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुर्ज कहा जाता है। इसके अलावा देखो, एक है अलगुजर, अलगुजर शब्द। अलगुजर शब्द की भी हमें प्राप्ति होती है। एक तो जुर्ज शब्द की प्राप्ति होती है, जुर्ज शब्द का मतलब है कि गुर्जर, कौन बोलते थे इनको, जो अरब यात्री है वो इनको क्या बोलते थे, जुर्ज के नाम से पुकारते थे। दूसरा अलगुजर, अलगुजर इनको कौन बोलता है, अलमसूदी, यानी कि अलमसूदी जो है वो भी इन्हें क्या है, एक विदेशी है और भारतीय यात्रा पर आते हैं, ठीक है, और ये इनको क्या बोलते हैं, अलमसूदी, अलगुजर इसको बोलते हैं, किस जाति को, गुर्जर जाति को। इसके अलावा देखो एक और है, और बोरा बोलते हैं ये किसको, राजा को, ठीक है, और बोरा गुर्जर राजा को या गुर्जर शासक को क्या बोलता है, बोरा बोलता है, और अलगुजर बोलता है किसको, जाति को। इसका मतलब ये हुआ अलगुजर मतलब गुर्जर जाति, ठीक है। इतनी जानकारी हमें भाई साहब कहाँ से प्राप्त होती है, विदेशियों के वर्णन से। एक तो अरब यात्रियों के द्वारा जुर्ज या गुर्जर के रूप में, एक है अलमसूदी जो अलगुजर और बोरा शब्द का क्या करता है, प्रयोग करता है, किसके लिए, गुर्जर जाति के लिए। इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो एक और विदेशी है जिसका नाम है ह्वेनसांग, जिसे ह्वेनसांग या ह्वेनसांग, ये 72 देशों की क्या करता है, यात्रा करता है, देशों की यात्रा, ठीक है, 72 देशों की यात्रा करता है, जिसमें से एक भारत भी है। और भारत में ये सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग करता है जिसका नाम है कुचेलो, ठीक है भाई, कुचेलो शब्द का, जिसका अर्थ है क्या, गुर्जर, यानी गुर्जरों के लिए प्रयुक्त शब्द, ठीक है, गुर्जरों के लिए प्रयुक्त शब्द है कुचेलो, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और है भीला माला, या इसे ही ये क्या बोलता है, पोलो मोलो, यानी कि किसको बोलता है भाई, भीलमाल को, भीलमाल को भीला माला या पोलो मोलो के नाम से भी ये क्या है, इसको क्या करता है, कॉलिंग करता है, ठीक है भाई। इतनी जानकारी हमें यहां से मिलती है। अब देखो एक और है, आप इसे नोट करें, इसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। एक पुस्तक है 2, उनसे भी हमें गुर्जर जाति के बारे में क्या है, विस्तृत जानकारी मिलती है। और 2 पुस्तक कौन सी है, एक तो है विंद दसाल भंजिका, विंद दसाल भंजिका, ये पुस्तक किसकी है, चंद्रशेखर के द्वारा लिखित, किसके द्वारा, चंद्रशेखर,
जो कि क्या थे, सॉरी राजशेखर नाम है इसका, चंद्रशेखर नहीं भाई, राजशेखर। राजशेखर, जो राजशेखर है उसके द्वारा लिखित ये क्या है, पुस्तक है, ठीक है, विंद दसाल भंजिका। इसमें राजशेखर ने जो गुर्जर जाति के कुछ शासक हैं उनकी क्या है, कुछ उनकी जो उपाधियां हैं उनको इन्होंने लिखा है। तो जैसे यहां पर रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, ठीक है, रघुकुल मुकुटमणि, आदि उपाधियों का क्या करता है, अपनी पुस्तक में जिक्र करता है। कौन, राजशेखर, जो इनके दरबारी कवि रह चुके हैं, ठीक है भाई। ये जो रघुकुल चूड़ामणि है ये किसकी है, महेंद्रपाल की उपाधि है। महेंद्रपाल की उपाधि क्या थी, रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल मुकुटमणि और एक है रघुकुल तिलक, यानी कि रघुकुल मुकुटमणि और रघुकुल चूड़ामणि, ये दोनों के दोनों जो उपाधियां हैं वो किसकी है भैया, महेंद्रपाल की, ठीक है भाई, ये वाली, ठीक है। इसको ये विजयपाल की भी उपाधि है, किसकी, महेंद्रपाल, और एक है विजयपाल वगैरह जो अन्य शासक इसके रहे हैं उनकी भी उपाधियां रही हैं ये, यानी कि महिपाल प्रथम की भी उपाधि रही है, किसकी, महिपाल प्रथम। प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि के नाम से भी जाना गया था, ठीक है भाई। इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसे रघुवंश मुकुटमणि बोला गया था, ठीक है, रघुकुल नहीं, रघुवंश। रघुवंश मुकुटमणि, रघुकुल चूड़ामणि और रघुकुल मुकुटमणि ये दोनों ही महेंद्रपाल की थी। रघुकुल मुकुटमणि ये भी किसकी है भैया, महेंद्रपाल की उपाधि है। रघुवंश मुकुटमणि महिपाल प्रथम की उपाधि है, ठीक है भाई। तो इतनी जो बातें हैं ये किसकी हैं, रघुकुल तिलक महेंद्रपाल को कहा गया। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से देखने को प्राप्त मिलती है, और ये इस चीज का भी जिक्र करते हैं कि ये कौन से जाति से संबंधित थे, गुर्जर प्रतिहार की गुर्जर जाति से संबंधित थे, ठीक है। एक तो ये बुक है, और दूसरी एक और किताब है जिसका नाम क्या है भैया, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये जो पुस्तक है ये भी गुर्जर जाति के बारे में बहुत सारी हमें जानकारियां क्या करवाती है, और है किसकी है, लिखित किससे है, ये लिखी गई थी भिल्लमकाचार्य, ठीक है, इसके द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें जानकारी क्या मिलती है भैया, इसमें भी गुर्जर प्रतिहारों को क्या बताया गया है, गुर्जर जाति से संबंधित बताया गया है। और ये 698 में लिखी गई पुस्तक है जिसमें भीनमाल का जिक्र है, और भीनमाल के बारे में कहा गया है कि ये गुर्जर द्वारा रक्षित प्रदेश कौन सा है, भीनमाल है, ठीक है। तो इस भीनमाल की जानकारी मिलती है किससे, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक जो पुस्तक है भिल्लमकाचार्य की, उसके अनुसार हमें इतनी जानकारी मिलती है। कब की है, 628 ईस्वी की है। तो इतनी जानकारी यहाँ से हमें देखने को प्राप्त होती है, ठीक है, ये आप नोट करें। इसके बाद में और जानकारी हम देखते हैं। इसके अलावा देखो, एक तो है जोधपुर। जोधपुर का जो जोधपुर का शिलालेख है वो देखो भाई, जोधपुर का शिलालेख कब का है, 837 ईस्वी का, ठीक है। जोधपुर के शिलालेख में भी गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, जिसमें हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष माना गया है। एक तो ये है, और एक और है जो है घटियाला का शिलालेख। घटियाला
शिलालेख। घटियाला जो शिलालेख है ये है 861 ईस्वी का। ठीक है भाई, इसमें भी गुर्जर प्रतिहारों के संबंध में जानकारी मिलती है। तो हम इसमें वंशावली दी हुई है इन दोनों में, ठीक है, और उसी हिसाब से हम वंशावली आपको यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। तो इनमें किससे कहाँ से वंशावली दी जा रही है तो वो आप देख लीजिए। तो देखो बात करते हैं वंशावली ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज। क्लियर भाई, तो वंशावली अपन स्टार्ट करेंगे मंडौर के प्रतिहारों से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर जो मंडौर से ही गुर्जर प्रतिहारों की क्या है वंशावली स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ से भाई, मंडौर से गुर्जर प्रतिहार, कहाँ के भाई, मंडौर के गुर्जर प्रतिहार। अब इनसे मंडौर की जानकारी और यहाँ पर शासन करने वाले जो गुर्जर जाति के शासक हैं यानी कि गुर्जर प्रतिहाराज जो हैं उनकी जानकारी हमें कहाँ से विस्तृत रूप से प्राप्त होती है, यानी वंशावली कहाँ से प्राप्त होती है, तो उसकी चर्चा करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, पहला है जोधपुर का शिलालेख जो हमें जानकारी दे रहा है, जोधपुर शिलालेख एक, और कब का है, 837 ईस्वी का है। और जो दूसरा है एक और शिलालेख है जिसका नाम है घटियाला का शिलालेख, ठीक है, यह है 861 ईस्वी का। ठीक है, इन दोनों से हमें जानकारी यहां से देखने को प्राप्त होती है। और क्या जानकारी दी गई है इनमें, जानकारी यह दी गई है कि एक हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति है, हरिश्चंद्र। ठीक है भाई, हरिश्चंद्र जो है इन्हीं को आदि पुरुष माना गया, किसका, गुर्जर प्रतिहारों का। हरिश्चंद्र की दो पत्नियां थी, एक का नाम है ब्रह्मणी और दूसरा है, यानी कि अगर बात करें तो इसकी पत्नी देखो कितनी थी भैया, दो पत्नियां थी, और पहली है ब्रह्मणी और दूसरी थी भद्रा। ठीक है भाई, भद्रा। अब हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ी चर्चा अपन कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ से इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसने राजधानी जो है, इससे हरिश्चंद्र का एक नाम और भी आता है जिस इसका जो उपनाम है, यानी कि बात करें उपनाम, तो इसको उपनाम है इसका रोहिल्द्र इसका नाम जो है, उपनाम भी इसको जाना जाता है, किसको, हरिश्चंद्र को, या रोहिल्द्री इसको कहा गया है। ठीक है भाई, रोहिल्द्री इसका उपनाम है। आदि उपनाम से भी इसे जाना गया है। इसकी दो पत्नियां हैं, एक है ब्रह्मणी, दूसरा है भद्रा। अब ध्यान दें यहां पर, एक तो हरिश्चंद्र जो राजधानी है, अगर कैपिटल की मैं बात करूं तो कैपिटल इसकी जो थी वो है भाई राजधानी इसकी, ये राजधानी बनाता है किसको, सबसे पहले मंडौर को। ठीक है भाई, राजधानी क्या रही है इसकी, मंडौर इसकी राजधानी रही। मंडौर कहाँ पड़ता है भैया, जोधपुर में पड़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मंडौर वंश या मंडौर के गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये राजधानी इसकी रही। आगे देखो बात करते हैं इसके पुत्रों की, अगर बात करें तो पुत्र इसके हुए थे कितने, चार में से कौन कौन से इसके पुत्र हैं, तो वो देखो, पहला है इसका भोगभट्ट, इसके पुत्र का नाम था भोगभट्ट एक का। दूसरा था रज्जिल, ठीक है। तीसरा था दद्द, भैया एक है रज्जिल, दद्द और भोगभट्ट, और एक का नाम है कद्दक, जिसको कहा गया, क्या नाम है, कद्दक। ठीक है, ये इसके चार पुत्र हैं। ठीक है, अब चारों पुत्र जो थे ये थे भाई साहब, एक तो हरिश्चंद्र और भद्रा के पुत्र, किसके, भद्रा के, यानी कि हरिश्चंद्र और भद्रा के पुत्र थे। ब्रह्मणी से कोई पुत्र इन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, तो ये आते हैं अगले इसमें। अब यहाँ पर वंशावली चालू हो जाती है हरिश्चंद्र, यानी कि अगर बात करें
तो गुर्जर प्रतिहारों के अगर मैं बोलूँ कि आदि पुरुष का क्या नाम था या संस्थापक का क्या नाम था, तो वो आएगा क्या, हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र को रोहिलद्री का पुत्र भी माना जाता है और कभी इसको बोला जाता है कि ये खुद का नाम क्या था, रोहिलद्री था। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर जो डिबेट है थोड़ी सी, अब मान लेते हैं अपन रोहिल या तो इसी का नाम था या इसके पिताजी का नाम था, क्या, हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम रोहिलद्री था। ठीक है, इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलकर देखो, सबसे पहले ये जो है ये संपूर्ण मंडौर यानी कि जो रज्जिल हैं, रज्जिल मंडौर पर पूर्णतः अधिकार करता है। अब इसमें लिखा हुआ है भैया अधिकार, इसमें यह जानकारी हमें मिलती है जोधपुर के शिलालेख में कि रज्जिल जो है उसने मंडौर पर क्या प्राप्त की, विजय प्राप्त की। अब एक चीज यहां पर आती है कि मंडौर का शासक तो पहले से ही था, कौन, हरिश्चंद्र। तो मंडौर पर विजय किससे प्राप्त करता है, हो सकता है कि इन आपस में ही इनमें क्या हो रहा हो, द्वंद्व हो रहा हो। ठीक है, तो ये किस पर, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो मंडौर पर पूर्णतः अधिकार कौन कर लेता है, इनमें से रज्जिल कर देता है। और रज्जिल का ही पोता जो है वो अगला राज क्या होगा, यहाँ पर ये रज्जिल का पोता, पोता जो है जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम। ठीक है भैया, नागभट्ट प्रथम। अब एक चीज है, कन्नौज का जो नागभट्ट प्रथम है और ये नागभट्ट प्रथम है, ये दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, हमने बहुत सारी जगहों पर ये पढ़ा है। ठीक है, तो भाई साहब बहुत कुछ गलत भी देखने को मिला है। नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट प्रथम दो है। ठीक है, एक तो है मंडौर शाखा का नागभट्ट प्रथम और एक है कन्नौज शाखा का नागभट्ट प्रथम, और ये दोनों ही अलग हैं। ठीक है, तो इनकी अलग से ही चर्चा करेंगे, इनकी डेट भी अलग अलग है। तो इसकी डेट देखो ध्यान, नागभट्ट प्रथम है किसका पोता है, रज्जिल का ये क्या है, पोता है, कौन, नागभट्ट प्रथम। इसने अपनी राजधानी क्या बनाता है, ये मेड़ता को, इसमें ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। मेड़ता सिटी जो है उसको क्या बनाता है, अपनी राजधानी। मेड़ता राजधानी बनाता है, किसको, मेड़ता जो है इसको अपनी क्या बना लेता है भैया, राजधानी। कौन, नागभट्ट प्रथम। ज्यादा इसके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी रखें। आगे देखो, इसी का 10वां वंशज, ठीक है भाई, एक बार आप इसे उतार लें, इसी का जो नेक्स्ट 10वां वंशज जो आता है, यानी कि इसका 10वां जो वंशज है, उसका नाम क्या है, वो देखो, उसका नाम है सिलुक। कौन सा है भैया, सिलुक। ठीक है, बहुत ही फेमस शासक रहा है, कौन, सिलुक। क्यों फेमस रहा है भाई साहब, कि इसने सर्वप्रथम भाटियों को पराजित किया, भाटियों को पराजित किया। यानी शासक का भी नाम लिख रहे, भाटी देवराज, यानी भाटी शासक देवराज को पराजित किया, पराजित करता है। ठीक है, और वल्ल प्रदेश तक अपनी सीमा बढ़ाता है, वल्ल प्रदेश तक सीमा विस्तार। कौन कर लेता है, वल्ल प्रदेश तक सीमा विस्तार, जो सिलुक है वो वल्ल देश तक क्या है, सीमा विस्तार कर लेते हैं। तो इतनी जानकारी जो है हमें किससे प्राप्त हो रही है, यहां से प्राप्त हो रही है। तो सिलुक तक आप सभी इसको उतारें, उसके बाद में आगे कुछ और शासक है तो उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, मंडौर प्रतिहार राजवंश। क्लियर भाई, आगे देखो। देखो अब सिलुक का जो सिलुक है
उन्हीं का एक पुत्र है जिसका नाम है, यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पर, शिलुक इसी का पुत्र है, शिलुक का पुत्र जिसका नाम है बाउक। बाउक, ठीक है भाई। बाउक बहुत ही बड़ा शासक है और ये किसका है, ये शिलुक और पद्मिनी का पुत्र था। किसका, यानी कि शिलुक और इसकी एक पत्नी थी पद्मिनी। पद्मिनी का पुत्र है कौन, बाउक। ठीक है भाई, इतनी जानकारी। अगर शिलुक की दोनों पत्नियों की बात करें तो शिलुक की जो पत्नियां थी दो, उनका नाम आता है, एक तो है पद्मिनी और दूसरी का नाम है दुर्लभ देवी। ठीक है भाई, दूसरी है दुर्लभ देवी। ठीक है, दो पत्नियां हैं। दुर्लभ देवी का वंश अभी हम बाद में पढ़ेंगे, जब अपन मंड वहाँ के कहाँ के कन्नौज के प्रतिहारों की बात करेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र थोड़ा सा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हाँ, पद्मिनी का पुत्र है कौन, बाउक। बाउक यहाँ पर सत्ता संभालता है और देखो बाउक क्या कर पाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम देखो 837 की जो जोधपुर प्रशस्ति है, 837 की जोधपुर प्रशस्ति को बनवाता है कौन, यही। ठीक है, 837 की जो जोधपुर प्रशस्ति है उसकी जो रचना है वो किसने करवाई, बाउक ने। ठीक है, और इसी में इसकी जानकारी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात आती है यहां तक, बाउक तक। अब आगे देखो, आगे इसका जो है एक और पुत्र है, किसका, शिलुक का ही। शिलुक की जो अग्नि पत्नी है कौन, दुर्लभ देवी। तो यहां पर देखो अगला जो शासक इसके बाद में जो बनेगा उसका नाम है कक्कुक। ठीक है किसका है, शिलुक और दुर्लभ देवी का पुत्र। ठीक है, दुर्लभ देवी का क्या है, पुत्र है कौन, कक्कुक। तो कक्कुक की अंतिम जानकारी हमें प्राप्त मिलती है और यहां से देखो इसने घटियाला, इसने घटियाला तथा मंडौर में विजय स्तंभ या जय स्तंभ का स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है भाई, कौन करवाता है, घटियाला, और मंडौर में इसने जय स्तंभ का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो घटियाला में ही दो शिलालेख भी ये गुदवाता है। घटियाला के में दो शिलालेखों का निर्माण का इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है। तो बाउक का है, जोधपुर जो प्रशस्ति है किसने लिखी भैया, या शिलालेख जो है किसने, बाउक का है। और घटियाला का जो और मंडौर का जो शिलालेख है वो किसका है, कक्कुक का है। ठीक है, इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो जो मंडौर के गुर्जर प्रतिहार है उनका अंतिम जो शासक आएगा वो कौन आएगा, कक्कुक। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं मंडौर शाखा का अंतिम शासक। क्यों है भैया अंतिम शासक, इसलिए है कि मंडौर को जो नागभट्ट प्रथम है कन्नौज शाखा के, वो क्या है, इस मंडौर पर अधिकार कर लेंगे और इससे गुर्जर प्रतिहार जो ये वंश है मंडौर शाखा का, इसको अपने राज्य में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। कौन, नागभट्ट प्रथम कन्नौज जो राजवंश है उसके। ठीक है भाई, यहां तक इसकी जानकारी होती है, ये आप उतारे। इसके बाद में आगे देखो,
आगे देखो भाई, एक राजवंश और है जिसका नाम है भड़ौच के गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, भड़ौच गुर्जर प्रतिहार या नैनसी जो है, नैनसी, ठीक है, शायद हमने चर्चा नहीं की। मुनैत नैनसी जो है गुर्जरों की 26 शाखाओं का वर्णन किया। है, ठीक है भाई। 26 शाखाओं हम आपको बता सकते हैं और पढ़ाएंगे भी, कोशिश करेंगे कि आपको 26 शाखाएं भी गिना दी जाए, लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी शाखाएं जिनमें एक एक शासक रहे हैं, ठीक है, उनके बाद में उसका जल्दी ही क्या हो गया, पतन हो गया। तो बहुत सारी ऐसी शाखाएं, तो कुछ ही एक शाखा ऐसी हैं, यानी कि 5-7 ऐसी शाखाएं थी जो किसके अंडर काम करती थी, जो कन्नौज के शासक थे उनके अंतर्गत काम करती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 26 शाखाएं जो हैं, ये ऐसी शाखाएं मुनैत नैनसी ने बना दी कि भाई एक अगर किसी एक शासक ने एक जगह पर क्या थोड़ा सा भी जागीरदारी भी प्राप्त कर ली, उसको भी क्या बना दिया, शासक बना दिया। तो 26 शाखा है नहीं है, केवल 4-5 शाखाएं हैं गुर्जर प्रतिहारों की। क्या प्रत्येक राजस्थान के जो भी राजवंश है उसकी 1-2 शाखाएं हैं, लेकिन मुनैत नैनसी ने तो जम के वर्णन किया है कि किसी की 26 शाखाएं बताइए, किसी की 36 शाखाएं बताइए, किसी की कितनी बताइए, ठीक है, ऐसा है नहीं है। तो इनमें से भड़ौच के भी गुर्जर प्रतिहार थे। अब भड़ौच में जो गुर्जर प्रतिहारों की जो स्थापना करता है, यानी कि यहाँ का जो संस्थापक होता है वो है दत्त प्रथम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं भाई, दत्त प्रथम, दत्त प्रथम, ठीक है। ये है, कौन है दत्त प्रथम, हमने अभी चर्चा की, कहाँ के, मंडौर के शासक, यानी हरिश्चंद्र के 4 पुत्र होते हैं, 4 में से भोगभट्ट है, एक दत्त भी है, कक्कुक भी, ठीक है, दत्त भी है, इसके अलावा रज्जल है, तो ये है, ठीक है। ये किसका पुत्र है, हरिश्चंद्र का पुत्र, हरिश्चंद्र का किसका है, हरिश्चंद्र का क्या है भैया, पुत्र है ये, कौन, दत्त प्रथम, ठीक है। क्या करता है दत्त प्रथम, इसकी जानकारी देखो क्या करता है। यहां पर 2 दान पत्र हैं जिनसे हमें यहां पर जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां इसी शासन के दान पत्र, ठीक है, एक तो है 641 ईस्वी का, ठीक है, और एक है 629 ईस्वी का, यानी 629 और 641 ईस्वी। ये 2 दान पत्र हैं जिनसे हमें भड़ौच के जो शिलालेख, गुर्जर जो प्रतिहार है उनकी हमें क्या है, जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। यानी कि 2 दान पत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि भड़ौच के जो गुर्जर प्रतिहार थे वो किससे रिलेटेड थे, मंडौर के प्रतिहारों से ही रिलेटेड है। इसमें जो इनका संस्थापक रहा है, यानी कि भड़ौच प्रतिहारों का जो संस्थापक है वो कौन है, दत्त प्रथम। अब प्रथम इसलिए मैंने इसका नाम वास्तव में क्या है, दत्त है, प्रथम इसलिए रखा है क्योंकि नेक्स्ट जो शासक होगा इसी का जो पुत्र होगा जिसका नाम है दत्त द्वितीय, ठीक है, दत्त द्वितीय सेकंड, ठीक है, ये है। और इसी के समय में देखो हर्षवर्धन ने एक आक्रमण करता है किस पर, ध्रुवसेन पर। ध्रुवसेन कहाँ के शासक है भैया, मेवाड़ राजवंश के शासक हैं ध्रुवसेन। 627 और 41 ईस्वी में लगभग ये शासन करता है, लगभग 641, ठीक है, ईस्वी में। ध्यान दें, ध्रुवसेन ने हर्षवर्धन के आक्रमण से बचने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए दत्त द्वितीय के यहां शरण ली, ठीक है। इतनी जानकारी हमें दत्त द्वितीय के बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन का क्या चल रहा था भाई, अभियान चल रहा था, विजय अभियान। तो उसमें ध्रुवसेन भी थे जो
हर्षवर्धन ने आक्रमण किया किस पर? ध्रुवसेन पर। तो ध्रुवसेन ने बचने के लिए कहां पर आके शरण लेता है? दद्द प्रथम के यहाँ शरण लेता है। तो इससे ये निश्चित हो जाता है कि दद्द जो द्वितीय हैं वो एक काफ़ी पावरफुल शासक रहे होंगे। जो हर्षवर्धन, क्योंकि हम हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं कि हर्षवर्धन भी एक बहुत ज़्यादा अच्छे शासक रहे हैं, भारत के प्रतापी शासक रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवसेन किससे डरता होगा या फिर इसके बराबरी करता होगा कौन? दद्द द्वितीय। इसी कारण से ध्रुवसेन जो है वो कहाँ आके शरण लेते हैं? दद्द द्वितीय के यहाँ शरण लेते हैं, ठीक है। और किससे बच जाते हैं? हर्षवर्धन के आक्रमण से बच जाते हैं। इस शाखा का यानी भड़ौत शाखा का जो अंतिम शासक होता है वो अंतिम शासक कौन है भैया? जयभट्ट चतुर्थ, ठीक है। जयभट्ट चतुर्थ जो हैं ये इसके अंतिम शासक रहते हैं। इनके बारे में अब ध्यान दो, इसकी वास्तव में कोई जानकारी हमें इतनी प्राप्त नहीं होती। जो दान पत्र है उन्हीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो एक मौसेरी का दान पत्र है, नौसेरी या मौसेरी जिसको कहा जाता है, नौसेरी का दान पत्र, ठीक है। इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये क्या था? अंतिम शासक था। दान पत्र कब का है भाई साहब? 706 ईस्वी का है, ठीक है। और अंतिम शासक यानी कि जयभट्ट चतुर्थ की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। और इस शासक की जो बात आती है वो है 735 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त होती है कि 735 तक भड़ौच में किसका शासन रहा था? जयभट्ट चतुर्थ का शासन रहा था। और ये जो दान पत्र है नौसेरी, ये मिला है 706, यानी इस पर जो डेट है नौसेरी का ये मिला है कब? 706 ईस्वी में। तो यहाँ पर भड़ौत जो शासक है उनकी वंशावली पूरी हो जाती है। 3 शासक है, दद्द द्वितीय और एक है जयभट्ट चतुर्थ, ठीक है। ध्यान रखना है दद्द प्रथम इसके संस्थापक है, जो हरिश्चंद्र के ही क्या है? मंडौर शाखा के हरिश्चंद्र जो है संस्थापक, यानी गुर्जर प्रतिहारों के जो वास्तविक संस्थापक हैं हरिश्चंद्र, उन्हीं के क्या है? ये तीसरे नंबर के पुत्र हैं दद्द प्रथम। उसी का सेकंड नंबर का जो भाई बेटा है वो क्या है? ध्रुवसेन, ठीक है। हालांकि हम ये नहीं बोल सकते कि दद्द द्वितीय का ही ये पुत्र है कौन? दद्द सेकंड। यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं कि जयभट्ट चतुर्थ। इसका मतलब इससे पहले 3 जयभट्ट नामक शासक यहाँ पर रह चुके होंगे, तभी जाकर के डेट यहाँ पर पहुंची, क्योंकि यहाँ 641 है और यहाँ पर 735 है। तो बहुत ज़्यादा फर्क हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 70-80 साल का देखने को फर्क मिलता है। लेकिन उनकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा उनकी नहीं कर पा रहे हैं। जिन चीज़ों की हमें जानकारी प्राप्त है, जिनके पास एविडेंस हमें प्राप्त होता है, उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जयभट्ट का जो वर्णन हमें मिलता है वो है नौसेरी के जो दान पत्र है उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, जो कि 706 ईस्वी का है, ठीक है भाई। और जो दद्द प्रथम है उसकी जानकारी हमें दान पत्र 629 और 641 से प्राप्त होती है। तो इसलिए डेट का भी हमें थोड़ा सा क्या है पता लगता है। और इसमें डेट दी हुई है 635 तक किसका शासन रहता है? जयभट्ट चतुर्थ का शासन रहता है। तो भड़ौत शाखा के 3 शासक हैं, आप ध्यान रखना। और ऐसा कौन सा शासक है जिससे हर्षवर्धन के आक्रमण से जिसने शरण के लिए दद्द द्वितीय के यहाँ शरण ली? तो वो शासक है कौन से? ध्रुवसेन है, ठीक है। तो ये आप उतारें, इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखो, एक छोटा सा और एक शाखा है इनकी, उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। और ये है भाई राजोगढ़ के गुर्जर, राजोगढ़ के गुर्जर, ठीक है। राजोगढ़ के जो गुर्जर हैं उनकी भी अपन चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं, क्लियर। क्योंकि ये भी थोड़ा सा फेमस है एक जगह पर। यहाँ का जो है इससे सावट, यहाँ का जो शासक रहा है वो कौन है? सावट। इसका हमें पता ये नहीं चला भैया कि ये सावट है कहाँ से, लेकिन बताया जाता है कि ये भी मंडौर शासका से ही क्या था? रिलेटेड था सावट। लेकिन इसके माता और पिता की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होती है। तो इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जानकारी इसकी प्राप्त होती है हमें कहाँ से? राजोगढ़ शिलालेख के अनुसार। राजोगढ़ शिलालेख में जो मथन देव है, मथन देव राजोगढ़ शिलालेख के अनुसार, ध्यान देना है,
राजोगढ़ के शिलालेख में भी गुर्जर जाति के रूप में है क्या है, चर्चित है। ठीक है, राजोगढ़ का जो शिलालेख है वो क्लियर बताता है कि ये जो शासक है वो किस जाति से संबंधित रखते हैं, गुर्जर जाति से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए इन्हें भी क्या मान लिया गया, गुर्जर प्रतिहार वंश से ही मान लिया गया राजोगढ़ के सावट का। ठीक है, इसमें इस शासक का उल्लेख नहीं है, उल्लेख ये है कि मथन देव के जो पिता हैं वो कौन है, सावट है। इसलिए मान लिया जाता है कि सावट क्या रहे होंगे, शासक रहे होंगे, तभी तो राजकुमार होगा, अन्यथा क्यों होगा। तो यहाँ पर मथन देव जो है राजोगढ़ शिलालेख के अनुसार मथन देव की जानकारी हमें प्राप्त होती है किससे, राजवंश में, राजोगढ़ गुर्जर प्रतिहार राजवंश में। ठीक है भाई, अब एक और आते हैं जिसका नाम है गोगा देव। ठीक है, गोगा देव। ठीक है, दूसरा नाम इसका गोगा जी भी है। ठीक है भाई, यही शासक हैं जो लोक देवता के रूप में भी क्या है, प्रसिद्ध हुए, यानी कि लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, यानी कि जो गोगा देव है वो लोक देवता के रूप में क्या हुए, प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने ही फिरोज शाह तुगलक से क्या की थे, युद्ध हुआ था इनका, फिरोज शाह तुगलक से युद्ध हुआ। ठीक है भाई, इतनी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है, यानी कि फिरोज शाह जो तुगलक है राजोगढ़ के शिलालेख में। अब आप डेट का पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी डेट में होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसका मतलब यहां तक हमें गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी देखने को प्राप्त होती है। ठीक है भाई, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन कौन थे, गोगा देव थे, जो गोगा जी नामक लोक देवता के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, राजस्थान में आज भी प्रसिद्ध है। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, एक ही क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम छोटी क्लास में ही इसको यहीं पर क्या है समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी मंडौर के जो प्रतिहार है, सॉरी कन्नौज के जो प्रतिहार है, उनके बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे, बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको बता दूं जालौर, उज्जैन और कन्नौज ये तीनों के तीनों ही कन्नौज से संबंधित है, यानी कि जालौर के जो गुर्जर प्रतिहार होंगे वो ही है जो आगे चल करके कहां पर, उज्जैन और कन्नौज पर क्या करेंगे, अधिकार करेंगे, और यहां से केंद्रीय शासन की क्या होगी, शुरुआत होगी। तो क्लासों को भाई साहब शेयर अवश्य करें, और अगर आपको पसंद आ रही हो क्लास तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी क्लासें आपको उपलब्ध होती रहे। ठीक है, धन्यवाद।